बैठो। हैं? कौन आ रही? हाँ भाई शांति रखो, अब थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे हेलो। ओ, बाद में कर लेना, पहले इधर आ जा। देखो कल अपन पढ़ रहे थे वायु प्रदूषकों के बारे में। अरे आवाज क्यों कर रहे हो यार, 5 जने तो टोटल। वायु प्रदूषकों के बारे में अपन बात कर रहे थे, उसमें मैंने अपन आप लोगों को बताया था CO2 के बारे में। ठीक है, CO2 के बारे में क्या बताया था आप लोगों को कि पहली बात तो ये प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो फिर ये प्रदूषक के तौर पे काम करती है। और कौन सा, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2 है। वैसे CO2 का उपयोग किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर होता है, भोजन बनाने के रूप में। यही बताया था। CO2 जो गैस होती है शुष्क बर्फ बनाने के काम आती है। क्लियर है? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं। इसके अलावा जब अगर श्वसन क्रिया की अपन बात करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं पेड़ पौधे? CO2 छोड़ते हैं। ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आगे बात कर रही थी अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी विषैली भी होती है, रंगीन होती है, गंधहीन होती है और सबसे ज्यादा प्रदूषक के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, जो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें ज्यादातर अपन कौन सी गैस को मापते हैं? प्रदूषण नापने वाले, पॉल्यूशन कंट्रोल वाले कार्बन मोनोऑक्साइड को ही मापते हैं। ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों उत्पन्न होती है? तो जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके अपूर्ण दहन से होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन कैसे होता है? जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से होता है। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है आदमी के लिए भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि क्या है, कैसी गैस है ये? विषैली है, दम घोटू गैस है, निद्राकारी गैस है। हीमोग्लोबिन के साथ में क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो कि क्या करता है, आपका दम घोट देता है और नींद आपको ज्यादा आती है। ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। इसे ही नगरीय प्रदूषक के रूप में भी जाना जाता है। अपन ने बात करी थी जो इंडिया के अंदर अपन बात करते हैं इंजनों की। ठीक है, तो कुछ लोगों ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा, BS4 से BS6 इंजन चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो BS4 से अपन 6 पे आए हैं। तो ये BS4 BS6 क्या है? BS का मतलब है भारत स्टेज। BS का मतलब क्या है? भारत स्टेज की अपन बात कर रहे हैं। तो भारत, जैसे कि विदेशों के अंदर नॉर्म्स चलते हैं। विदेशों में क्या चलते हैं? नॉर्म्स, जैसे यूरो नॉर्म्स। ठीक है, मतलब वहां का पैमाना होता है कि भाई कितनी गैसें उत्सर्जित हो रही है वाहनों से, तो उनका क्या सिस्टम है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, कितनी हो रही है, उनके नॉर्म्स बने रहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं फैलना चाहिए वरना इसको सीज कर देंगे वगैरह, वो सारे नियम रहते हैं। ऐसे ही BS4 BS6 भारत की अपन बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा ऊंचा रहेगा, जैसे कि BS1, पहले BS1 2 3 4 तक तो अपन चल चुके हैं। उसके बाद अभी अपन BS6 पे चल रहे हैं। 5 आया ही नहीं मार्केट के अंदर, 5 कभी भी नहीं आया। अपन सीधे 4 से किस पे अपग्रेड कर गए? 6 पे कर गए। तो ये अच्छी बात है। ये क्या है? अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो अब इंजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन कर रहा है वो कम कर रहा है। BS4 में जितना कर रहा था उससे कम किस में कर रहा है? BS6 के अंदर कर रहा है। ठीक है ना। क्लियर है? अभी आजकल गाड़ियां जो चल रही है, जितने भी नए इंजन आ रहे हैं वो BS6 में आ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से जो गाड़ियों की रेट है वो भी बहुत महंगी हो गई है। अपन की जो स्प्लेंडर पहले 50-60 हजार रुपए की आती थी, आजकल कम से कम 85-86 हजार रुपए की आती है। हाँ, वो अगर लोन पे लोगे तो 1 लाख की आएगी। कैश पेमेंट करोगे तो 87-88 हजार की आ जाएगी। ठीक है ना। क्लियर है? तो वो चीजें भी किस में आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड का ही मापन करते हैं, तो अपन वो सारी बातें कर रहे हैं। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट गैस आती है वो आती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट कौन सी गैस है? सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। इधर देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की अपन बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती कहां से है, अपन को कहां से मिलती है? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है, पहली बात अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है,
ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां से SO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। इसके अलावा और कहां से होती है? तो जो आपके ऑयल रिफाइनरी होती है, क्या होती है? ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी से भी कौन सी गैस निकलती है आपकी? SO2। कौन सी गैस निकलती है? SO2 ऑयल रिफाइनरी से। इसके अलावा जो उद्योग धंधे जो होते हैं उनके अंदर जो धातुओं का अयस्कों से निकालने का काम अपन करते हैं, ठीक है, अयस्क होते हैं, अयस्कों से अपन धातु निकालते हैं। भाई धरती को अपन खोदते हैं, खनन जब करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट अपन को जिस धातु की आवश्यकता होती है वो जो धातु है वो अपन को डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाए, प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, वो किसी ना किसी रूप के अंदर मिलती है, ठीक है, किसी ना किसी रूप के अंदर मिलती है। तो वो जिस रूप के अंदर वहां पे मौजूद है उसको कहा जाता है अयस्क। और उन अयस्कों से अपन धातु का निकालते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अयस्कों से निकालते हैं ना धातु, देखा है ना। तो अयस्कों से जब अपन धातु का निकालने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर करेंगे, तो उसमें जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? SO2 निकलती है। तो अयस्कों से, अयस्कों से धातु प्रगालन के अंदर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? SO2 गैस उत्सर्जित होती है। इसके अलावा और SO2 गैस कहां से निकल सकती है? तो डीजल वाहनों से निकलती है। कहां से निकलती है? डीजल वाहनों से। कहां से निकलेगी? डीजल वाहनों से उत्सर्जित होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अपन बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये एक विषैली गैस है। ये भी कैसी गैस है? विषैली और जहरीली गैस है। एक ही बात है, विषैली या जहरीली गैस है। जब अपन अगर इसकी खुशबू की बात करते हैं तो ये गंधयुक्त होती है। कैसी है? जहरीली, गंधयुक्त। इसके अंदर से स्मेल आएगी आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि बिना स्मेल वाली होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या थी? गंधहीन थी। ये क्या है? गंधयुक्त गैस है। जो अपन माचिस की तीली को जलाते हैं तो उसमें से एकदम से वो जो स्मेल आती है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड की सुगंध होती है, ठीक है। माचिस की तीली को अपन जलाते हैं ना, तो जो वो गैस की जो स्मेल आती है वही सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। तो विषैली, जहरीली, गंधयुक्त गैस होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से श्वास रोग होते हैं। कौन सा होते हैं? श्वास रोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, तो अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है ये। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार, अम्ल वर्षा के लिए, एक सेकंड बेटा, जिम्मेदार किसके लिए जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा के। जहरीली इसलिए है कि अगर इसका आप लोगों ने ज्यादा सेवन किया तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। SO2 गैस का, अगर SO2 गैस के चैम्बर में आपको छोड़ दिया जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, इसलिए जहरीली है। जहर का मतलब क्या होता है? जहर, दम घुटने से कैसे भी मान लो, अगर ऑक्सीजन भी है आपके उसमें और उधर ही आपको SO2 भी है, ठीक है, तो SO2 की वजह से आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऑक्सीजन से दम तो नहीं घुटेगा, लेकिन SO2 उपस्थित है ज्यादा मात्रा में, तो उसकी वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। श्वास रोग, दमा रोग वगैरह हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में लिख लीजिए। लिख लिया क्या? है? नहीं लिखा? नहीं लिखा, लिखो फटाफट। सिगरेट में कौन सी धुआं निकले छे?
धुआं का तो पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो रोग होता है वो एम्फीसेमा नामक रोग होता है। गैस का एक तो उसमें के अंदर से देखो जीवाश्म तो रहता ही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलेगा ही, साथ में और कौन सी गैस है ये मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी इसकी वजह से जो रोग होगा वो एम्फीसेमा नामक रोग होता है। सिगरेट के धुआं की वजह से जो रोग होता है वो एम्फीसेमा होता है। ठीक है, और बच्चे ठीक है, लिख लिया क्या? चलो आगे देखो। नेक्स्ट है आपका ओजोन। ओजोन O3, इधर देखो। ओजोन गैस की अपन बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, ओजोन जो गैस होती है वो आपकी ओजोन लेयर के रूप में मिलती है अपन को। कहां पे मिलती है? समताप मंडल के अंदर मिलती है। और क्या काम करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अच्छी बात है, रक्षा कर रही है अपन, लेकिन प्रदूषक पढ़ रहे हैं और प्रदूषक के अंदर अपन ओजोन का भी नाम लिख रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है? ठीक है, ओजोन का भी नाम लिख रहे हैं ना, तो इसका रीजन क्या है? तो एक ओजोन तो है जो आपको कहां मिल रही है? ओजोन लेयर के अंदर मिल रही है। वो आपका प्रदूषक के तौर पे नहीं आती है, उसको प्रदूषक नहीं माना जाता है। जो ओजोन लेयर के रूप में मिल रही है वो प्रदूषक नहीं है। प्रदूषक कौन सी है फिर? तो जो आपकी धरातल पे जो आपको ओजोन गैस रिलीज हो रही है, जो धरातल पे ओजोन गैस बन रही है, तो धरातलीय ओजोन गैस को अपन क्या मान करके चलते हैं? प्रदूषणकारी गैस माना जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो यही लाइन लिखो, धरातलीय धरातलीय ओजोन गैस को प्रदूषक माना गया है। ठीक है, धरातलीय ओजोन गैस को प्रदूषक माना गया है। ओजोन परत में, ओजोन परत के रूप में समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस, ओजोन गैस प्रदूषणकारी नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। धरातलीय ओजोन, धरातलीय धरातलीय ओजोन का निर्माण पेट्रोल चलित वाहनों से होता है। इसमें सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती है। इससे मानव की नेत्रों में जलन तथा फेफड़ों का कैंसर होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में
बता रहा हूं मैं, एक एक लाइन को समझा दूंगा। उपयोग में ली जाती है, पानी को कीटाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। इधर देखो, एक बार देख लो सब लोग। मैंने लिखाया है धरातलीय ओजोन गैस को प्रदूषक माना गया है, क्लियर है। दूसरी लाइन लिखाई है ओजोन परत के रूप में समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस प्रदूषणकारी गैस नहीं मानी जाती है। दोनों चीज क्लियर है, क्लियर है ना। धरातल पे जो ऑक्सीजन है वो ओजोन है, वो क्या है, प्रदूषणकारी है। समताप मंडल में ओजोन लेयर के रूप में जो ओजोन गैस है वो प्रदूषणकारी गैस नहीं है। तीसरी बात, धरातलीय ओजोन का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोल चलित वाहनों से होता है। जो स्पार्क वाले जो साधन आते हैं जिनमें स्पार्क की वजह से इंजन स्टार्ट वगैरह होता है, तो वहां से निर्माण किसका होता है, ओजोन गैस का निर्माण होता है। अगर बात करते हैं इसकी गंध की, तो इसमें सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती है। कैसी आती है, सड़ी मछली जैसी आती है। आदमी की जो आंखों में जलन होती है या फेफड़ों का जो कैंसर होता है वो भी किसकी वजह से होता है, ओजोन गैस की वजह से होता है। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में ली जाती है, ठीक है। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइज करवाने के काम में यूज में लिया जाता है इसका, किसका, ओजोन का। और पानी को कीटाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। कीटाणु मुक्त करने का रूप में मतलब ये मैंने कहा आप लोगों को, ये ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक है। तो ये ऑक्सीकरण कर देगा, किसी भी चीज का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण करवा देगा। तो जो कीटाणु होते हैं, कीटाणु भी किसके बने हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्बनिक पदार्थों के ही बने रहते हैं। भाई आदमी का शरीर भी कुछ ना कुछ कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना रहता है, वैसे ही कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनका शरीर भी कैसे बना रहता है, सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थों से बना रहता है। उन कार्बनिक पदार्थों का ये क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। तो कार्बनिक पदार्थों का जब ऑक्सीकरण कर दिया तो वो मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, जो छोटे छोटे से जीवाणु है वो मर जाएंगे। तो इसीलिए इनको जितने भी बड़े बड़े पानी के जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें एज ए डिसइंफेक्शन के तौर पे, डिसइंफेक्शन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ओजोन गैस का। मतलब उसके अंदर से जो कीटाणुओं को मारने का एक प्रोसीजर होता है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी होते हैं उसका जब पानी को शुद्ध करने का सिस्टम होता है, पूरा पूरा लंबा प्रोसीजर है। उसमें से एक स्टेज आती है जिसके अंदर पानी को क्या किया जाता है, रोगाणु मुक्त किया जाता है, कि इसके अंदर कोई भी मतलब पैथोजेंस तो नहीं है, यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया तो नहीं है। तो उन हानिकारक पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ओजोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ओजोन गैस का जो इस्तेमाल वाला जो प्रोसीजर है ये थोड़ा अपन को क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। तो इसलिए भारत के अंदर तो सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है उसी के अंदर ओजोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और जगहों पे क्लोरीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का। इसके अलावा अपन छोटे मोटे कुओं की अपन बात करते हैं तो लाल दवा का इस्तेमाल करते हैं अपन। लाल दवा क्या होती है, पोटेशियम परमैंगनेट होती है, ठीक है ना। तो इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, पानी के अंदर से कीटाणुओं को, पैथोजेंस जो होते हैं, हानिकारक जो बैक्टीरिया जो होते हैं जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको नष्ट करने के तौर पे किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। उतारो, उतार लिया, उतार लेने उतार लेने दे बेटा, कोई बात नहीं, उतार लेने दे। हो गया, नेक्स्ट चले। समीर मीना बस्सी, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास भी रोज लगाएं। लगा देंगे भैया। ये लिख लिया अब,
हाँ भाई, कौन से नंबर की गैस चल रही है? 4 हो गए ना। 5वें नंबर पे अपन बात करते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस की अपन बात करते हैं। पहली बात तो मीथेन गैस को ही मार्स गैस भी कहा जाता है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है। कहाँ पे मिलती है अपन को ये गैस? मीथेन गैस का जो उत्सर्जन होता है वो कहाँ कहाँ से हो सकता है? पहली बात तो आर्द्र नम भूमि क्षेत्रों से। आर्द्र नम भूमि क्षेत्रों से, रामसर साइट्स अपन ने पढ़ी थी ना, आर्द्र नम भूमि क्षेत्रों के लिए। तो आर्द्र नम भूमि क्षेत्र या दलदली क्षेत्रों की अपन बात करते हैं, दलदली क्षेत्रों से। ठीक है। इसके अलावा धान के खेतों से निकलती है ये। किससे निकलती है? धान के। धान क्या होता है? चावल। ठीक है ना। इसीलिए जो चावल को जो काटने वाले, अरे धान के खेतों में जो काम करने वाले आदमी होते हैं कभी कभी चक्कर खा करके बेहोश से हो जाते हैं। धान के खेतों में जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं कभी कभी चक्कर खा करके बेहोश हो जाते हैं। हाँ, उसका रीजन भी कौन सी गैस है? ये गैस है, मीथेन गैस है। ठीक है। कहाँ से निकलती है? धान के खेतों से। इसके अलावा गहरे कुओं से निकलती है, गहरे कुएं। इसके अलावा खदानों से। कहाँ से निकलती है? खदानों से। इसके अलावा जानवरों की जुगाली, जानवरों की जो जुगाली करते हैं ना ये लोग, जैसे गाय भैंस को आपने देखा होगा। गाय भैंस का क्या सिस्टम होता है कि गाय भैंस जो भोजन होता है ना, जो चारा अपन उसको डालते हैं, उस चारे को पहले तो खा जाती है। क्या करती है? खा जाती है, पेट में ले जाती है। फिर पेट में ले जाने के बाद में फिर आराम से शांति से बैठ करके फिर उसका पाचन करती है, और फिर वो जुगाली करती रहती है, उसको खाने को वापस लाती है, फिर वापस से उसको पचाती है, फिर वापस भेजती है, फिर वापस लाना, फिर ऐसे चलता रहता है। वो जुगाली करना बोलते हैं उसको। ठीक है। तो वो जो जुगाली करती है उस समय पे जो गैस निकलती है वो भी कौन सी है? मीथेन गैस है। ठीक है। क्लियर है? मीथेन जो गैस होती है ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये है ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है मीथेन गैस भी। ये CH4 है ना, आगे लिख सकते हो इसी के अंदर। इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल प्राकृतिक गैस में होता है। प्राकृतिक गैस में होता है। प्राकृतिक गैस मतलब CNG की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। इसके अंदर 90% मात्रा में क्या मिलती है अपन को? मीथेन मिलती है। इसमें क्या मिलती है अपन को? 90% मात्रा के अंदर मीथेन गैस मिलती है। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले LPG गैस के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? LPG गैस, LPG गैस के अंदर दोनों मिलती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों मिलती है LPG के अंदर का ना। यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो, नीचे इसके नीचे है ना, नोट डाल के लिख सकते हो LPG। ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। पेट्रोलियम बेटा, प्राकृतिक नहीं। द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है। याद रखना ना। इसमें कौन सी है? मीथेन है। इसमें कौन सी है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। थोड़ा सा ये याद रख सकते हो।
लिख लिया ये? लिखो तो लिखो। हाँ भाई, हेलो, बातें नहीं बेटा, पीछे इसको तो रख ले, यहाँ देख ले। लिख लिया? नोट रह गया? नोट लिख। देखो, इसके बाद आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसको क्या बोला जाता है? CFC। CFC जो होता है आपका ओजोन परत, ओजोन परत के नुकसान के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार, सर्वाधिक जिम्मेदार होता है। नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके अंदर क्या क्या चीज होगी? इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है। इसका जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, वो कहां कहां से होता है? तो इसका उत्सर्जन होता है AC, एयर कंडीशंस, ठीक है, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज, AC हो गया, फ्रिज हो गया, प्रसाधन सामग्री, जो आप डीओ यूज करते हो ना, डीओ स्प्रे जो यूज करते हो, उसके अंदर प्रसाधन सामग्री, प्रसाधन सामग्रियों से। इसके अलावा जेट विमानों से, जेट विमानों से। इसके अलावा अग्निशमन यंत्रों से, अग्निशमन यंत्रों से, ठीक है। तो इन जगहों से क्या निकल रही है आपकी? CFC, ओजोन परत के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है नुकसान के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरीन होती है और फ्लोरीन जो होती है, मेनली क्लोरीन, ठीक है, जो इसके अंदर से क्लोरीन गैस जो होती है, ये क्लोरीन वातावरण के अंदर, आवाज क्यों कर रहे हो भाई? ये जो क्लोरीन गैस होती है वातावरण के अंदर जाकर के जो ओजोन का जो अणु होता है उसके साथ क्रिया करता है, जैसे कि Cla+O3 क्रिया करके ClO का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करता है? ClO का निर्माण करता है। तो यहां से ओजोन टूट गया, क्या बन गया? क्या? ClO, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? तो इस प्रकार से जो ये क्लोरीन जो होती है, एक क्लोरीन का जो अणु होता है वो ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ने का काम करता है। ये जो ClO बना है ये फिर से यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देता है बाहर और वापस से Cl में मुक्त हो जाता है। फिर जो Cl होता है फिर वापस से ओजोन का एक अणु को तोड़ देगा। तो ऐसे एक क्लोरीन का अणु ही 1,00,000 ओजोन के अणुओं को नष्ट करने के काम आता है, ठीक है ना? क्लियर है? तो इसलिए ये सबसे ज्यादा नुकसानकारी है। इसी वजह से इनके उपयोग को कम करने की बातें चल रही है, ठीक है। इनके उपयोगों को कम करने की बात चलती है। तो अपन ने एक समझौते का नाम देखा था,
ओजोन परत के लिए कौन सा समझौता है? ओजोन परत हेतु कौन सा समझौता है? कहां पे हुआ था, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। ठीक है, इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा सबको? ठीक है, उतार लिया ये। इसके अलावा और अपन बात कर रहे हैं प्रदूषकों के अंदर ही, तो आते हैं आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। क्या आते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? NOx। एक्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी वैल्यू हो सकती है, रैंडमली हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, या हो सकता है NO2 हो, या हो सकता है NO3 हो, या हो सकता है N2O हो। ठीक है, है? हाँ, वो प्रदूषकों के अंदर ही अपन बातें कर रहे हैं, उन्हीं में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या है? प्रदूषक ही है। ठीक है ना? अभी अपन SPM भी पढ़ेंगे, पहले भी ये देख लेते हैं ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की अपन बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसके अंदर दो ऑक्साइडों की अपन बात करते हैं। एक बात करते हैं NO2, ठीक है, एक बात करते हैं N2O। दो चीजें हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की अपन बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये रिलीज कहां से होते हैं? इनका उत्सर्जन कहां से होता है? तो वही अपने वाहनों से होता है। कहां से होता है? वाहनों से। ठीक है, वाहनों से होता है। अब इसमें से भी अपन बात करते हैं NO2 की, अपन बात कर रहे हैं। वाहनों के अलावा उद्योग धंधों से भी निकलता है, वो अलग चीज है, वो तो सभी में लिख सकते हो आप लोग। NO2 की बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक है N2O, इसका मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, यही मतलब है। इसी गैस का अन्य जो नाम अपन को देखने को मिलता है वो है हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस। हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस। ठीक है, हास्य गैस या हंसाने वाली गैस एक ही बात है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इधर देखो, इसमें N2 है, N2 आ रहा है ना, तो N2 मतलब नट्टू। नट्टू कह सकते हो ना आप लोग। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं, N2 से नट्टू बोल सकते हो। और नट्टू काका क्या काम करते हैं? दुकान संभालते हैं ना। कौन से प्रोग्राम के अंदर? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा है वो कैसा प्रोग्राम है? हंसाने वाला ही है ना। तो याद रहेगा N2O, NO2 और N2 से याद रखना, हमेशा कभी नहीं भूलोगे। N2 मतलब नट्टू काका। नट्टू काका किस में आते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो किसका काम आता है? हंसाने के काम आता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, तो कोई बात नहीं, अपन को तो अपना काम करवा गया ना याद करवाने का। ठीक है, ये लिख लिया। देखो इधर देखो, अब इधर देखो, सुनो मेरी बात। है से हंसाने वाली गैस है क्या ये? तो है से हंसाने वाली गैस है, तो है से ही हरित गृह प्रभाव होगा क्या? तो हरित गृह प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार है वो भी कौन सी है? N2O है। याद रहेगा, है से हंसाना, है से हरित गृह प्रभाव। क्लियर है? ऊपर आ जाते हैं अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। इसका जो काम होता है ये रहे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा करवाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? NO2 है। ठीक है, तो दोनों तीनों चीज फैक्ट याद रहेंगे, याद रहेंगे ना। NO2 से तो क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अम्लीय वर्षा में काम आती है। ये काम तो क्या आती है? दुरुपयोग है, मतलब प्रदूषण है। अम्लीय वर्षा करती है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है?
नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस बोलते हैं। हरित गृह प्रभाव की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना? चले आगे। इसके बाद आता है निलंबन। निलंबित, निलंबित कणिका में, कणिका में पदार्थ, निलंबित कणिका में पदार्थ। इधर देखो, निलंबित कणिका में पदार्थ की अपन बात करते हैं, इसी को बोला जाता है SPM। उसने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, इतने ज्यादा तुम उसको बंद करवाने में चला गए। इधर देखो, सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर, हिंदी में क्या है? निलंबन कणिका में पदार्थ। सिंपल सी बातें, जो वातावरण के अंदर छोटे छोटे से सूक्ष्म कण घूम रहे हैं, वही क्या है? आपके सस्पेंडेड पर्टिकुलेटेड मैटर है। क्लियर है? वातावरण में मौजूद छोटे छोटे सूक्ष्म कण, धूल के कण हो सकते हैं, किसी कपास के कण हो सकते हैं, किसी खान के अंदर एस्बेस्टस के कण हो सकते हैं, कोई भी कण हो सकते हैं। धूल के जो कण वगैरह हैं, ये सारे के सारे क्या है? आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल है, वही क्या है? सूक्ष्म कणिका में पदार्थ है, जो वातावरण के अंदर घूमते रहते हैं। ज्यादा मोटी साइज के होंगे वो तो धरती के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से बैठ जाएंगे, लेकिन जो ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म मात्रा के अंदर है, जिनका वजन बहुत कम होता है, वजन ना के बराबर होता है, तो वो क्या करते रहते हैं? वातावरण के अंदर, देखो वो भी बैठ जाते, वो भी बैठ जाते, लेकिन अगर निर्वात वाली कंडीशन होती, क्या कंडीशन होती? निर्वात वाली कंडीशन होती, तो वो भी बैठ जाते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे लगता है, चाहे कितने सही वजन का हो। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगता है, उससे ज्यादा हवा का जो वेग होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो पार्टिकल वातावरण में क्या करता रहता है? घूमते रहते हैं, और आपके सांसों से आपके शरीर के अंदर जाएंगे, फेफड़ों में जाएंगे, तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? निलंबन कणिका में पदार्थ कहा जाता है, या SPM कहा जाता है। अपन ने देखा होगा, एक शब्द सुना होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुना है क्या? AQI, अपन कहते हैं दिल्ली का AQI अब इतना रह गया, इतना गिर गया, इतना हो गया, पढ़ते हैं ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। 2014 में आया था 17 सितंबर को दिल्ली में सबसे पहले, ठीक है, इससे पहले अपने नहीं था ये AQI। 17 सितंबर 2014 को प्रकाश जावड़ेकर थे पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ये निकाला था एयर क्वालिटी इंडेक्स, सिर्फ दिल्ली दिल्ली के लिए, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें 8 प्रकार के जो प्रदूषक है उनको सम्मिलित किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में को क्या किया जाता है? 8 प्रकार के प्रदूषकों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से प्रदूषक है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक तो आ जाएगा SPM 2.5, एक आ जाएगा SPM 10। SPM 2.5 और SPM 10 का मतलब क्या है? SPM 2.5 का मतलब है 1 माइक्रोन से लेकर के जो 10 माइक्रोन के जो पार्टिकल होते हैं, उनको बोला जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर। यानी कि जो कण है आपका, मान लो ये कण है, ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना है? वो डायमीटर या 1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच का जो होता है, इनकी जो साइज होती है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच की होती है, उन्हीं को कहा जाता है SPM, पहली बात तो, ठीक है। उनमें से SPM 2.5 और SPM 10, 2.5 का मतलब क्या है? उसका डायमीटर कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर है। SPM 10 का मतलब क्या है? उसका डायमीटर कितना है? 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो दो तो इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को यूज किया जाता है। 8 प्रदूषक होते हैं, उनको कंबाइंड किया जाता है कि भाई इनकी वजह से प्रदूषण फैलता है, और वो प्रदूषणों को अपन को मापने का काम करना है। तो किससे मापेंगे? एयर क्वालिटी इंडेक्स से। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 प्रकार के प्रदूषकों को शामिल किया जाता है कि इनकी वजह से अपन प्रदूषण देख रहे हैं। उन 8 में से 2 तो यही हो गए, SPM 2.5 और SPM 10। बाकी के और जो बचते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके अलावा एक आता है आपका अमोनिया, NH3, ठीक है, अमोनिया आ गया। एक आता है सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी आती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक आएगा आपका
SPMCO NOx हो गया, अमोनिया हो गया, SO2 हो गया, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, CO ही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। ठीक है, एक आएगा PB लेड, ठीक है, एक क्या आ जाएगा PB लेड आ जाएगा, और एक आपकी धरातलीय ओजोन आ जाएगी O3। ठीक है, धरातलीय ओजोन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए क्या 8? ये 8 आपके क्या जो प्रदूषक है वो किस में शामिल किए जाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे पहले कहां पे आया था, दिल्ली के अंदर आया था। कब आया था, 17 सितंबर 2014 क्या 15, 17 सितंबर 2014 को दिल्ली के अंदर आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ठीक है, एक बार चेक कर लो 14 ही है 15 है, मेरे हिसाब से तो 14 होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार थोड़ा सा ये इसमें डाउट है, थोड़ा देख लो 14 है या 15 है। ठीक है, बाकी समझ में आया क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। इसके अंदर पैमाना होता है, कैसे पैमाना होता है, इधर देखो ऐसे चलता है, 0 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500, इस तरीके से चलता है। 0 से 50 को क्या कहा जाता है, गुड कहा जाता है, मतलब बढ़िया कंडीशन है। 0 से 50 याद है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है तो क्या है, बढ़िया है। 50 से 100 को क्या कहा जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा बढ़िया वाला मध्यम साइज का हो जाएगा, फिर ये पुअर हो जाएगा, फिर वेरी पुअर हो जाएगा, और फिर सीवियर हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रकार से इस तरीके से आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना। उसमें कलर भी रहता है, जो ये वाला होता है बिल्कुल रेडिश कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर में हो जाता है ना। स्टार्टिंग वाला ग्रीन कलर का रहता है, बाद में येलो नारंगी वगैरह पे चलता है। ठीक है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो पैरामीटर होता है वो इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया है, फिर भी होता क्या है, क्लियर है। हाँ मैं इसको लिखवा दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, लिखवा दूंगा, टेंशन फ्री रहो। पहले ये तो लिखा दे, इसको पढ़ रहे हैं ना अभी अपन, पहले ये पढ़ रहे हैं, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स इसके नीचे लिखवा दूंगा मैं, है ना। इधर देखो, निलंबित कणिका में पदार्थ ऐसे, इसमें देख लो पहले निलंबन कणिका में पदार्थ का, ऐसे सूक्ष्म कण जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है तथा वातावरण में घूमते रहते हैं, उन्हें SPM कहा जाता है, SPM कहा जाता है। ये भी क्या है, वायु प्रदूषक के तौर पे काम आता है। अब इसके अंदर देखो छोटे छोटे कण किसी के भी हो सकते हैं, कोई से जहरीले पदार्थ के भी हो सकते हैं। वो क्या होगा, आपके वातावरण के अंदर जलवाष्प रहती है, तो जलवाष्प के साथ में जब वो क्रिया कर लेता है, जलवाष्प और जो छोटे छोटे कण है वो आपस में जब मिल जाते हैं तो उससे बनता है स्मॉग। क्या बनता है, स्मॉग, जिसको बोला जाता है हिंदी में धूम्र कोहरा। क्या बनता है, धूम्र कोहरा, जो कि आप लोगों ने दिल्ली के अंदर देखा होगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर क्या है, धूम्र कोहरा आता ना, स्मोक छा गया, अपन पढ़ते हैं भैया दिल्ली में कोहरा ही कोहरा हो गया, स्मोक हो गया, जिसकी वजह से भैया बहुत नुकसान हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है, होता है ना। तो वो भी प्रदूषण ही है। अपन जो पराली जलाते हैं उसकी वजह से जो छोटे छोटे कण उड़े, सूक्ष्म कण, ठीक है, वो धीरे धीरे जाकर के जल वाष्प के साथ क्रिया करके वहां पे जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं दिल्ली में जाकर के, ठीक है, और स्मोक का निर्माण कर लेते हैं। तो यही चीजें हैं SPM। ठीक है ना, क्लियर है। इधर देखो, इधर देखो भाई, अगर अपन बात करते हैं इनसे होने वाले रोगों की, किसकी बात कर रहे हैं, रोग की, तो रोगों की अपन देखते हैं तो एक रोग का नाम आता है सिगरेट के धुएं से, अभी अपन बात कर रहे थे ना,
एम्फीसेमा, एम्फीसेमा, एम्फीसेमा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं, एक रोग आता है ब्राउन लंग डिजीज, ब्राउन लंग, ठीक है। ब्राउन लंग डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है आपके जो अपने कपास के जो रेशे रहते हैं ना, कपास के कण, ठीक है। कपास जो होती है आपकी, कपास के कणों की वजह से जो रोग होता है वो होता है ब्राउन लंग, ठीक है। अगर बात करें एस्बेस्टस की, किसकी, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के जो कण होते हैं उनकी वजह से जो रोग होता है उसको बोला जाता है व्हाइट लंग। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है सीधा सीधा, व्हाइट लंग रोग किसकी वजह से होता है, तो एस्बेस्टस के कणों की वजह से होता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है ब्लैक लंग किसकी वजह से होता है, तो कोयले के कणों की वजह से, कोयले के कणों की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, ब्लैक, BLACK, ब्लैक। फेफड़ों की बात कर रहे हैं ना, लंग क्या होता है, लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े, तो फेफड़े खराब होते हैं भाई, सांस लेगा, सांस से कहां जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जाकर के जमा हो जाता है, तो फेफड़ों में जाके जमा होगा तो वहां पे बीमारी होगी, ठीक है ना। हम्म, हाँ, उनका दम घुटने लग जाता है, कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, ठीक है, सांस बढ़ने लग जाता है भाई। सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करेगा, आपने धुआं खींचा, धुआं के अंदर क्या गया, आपके सूक्ष्म छोटे छोटे से कण जाएंगे, वो कण जाकर के आपका जो फेफड़ा होता है उस फेफड़े के ऊपर जमा हो जाते हैं, ठीक है, एज ए कालिक के तौर पे जमा होते जाते हैं। तो एक तो फेफड़ा नॉर्मल वे में काम करेगा जब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और एक उसके ऊपर कुछ काला काला सा परत छा जाती है, तो उसके जो कण, जो छिद्र थे वो भर गए, कोशिकाओं के बीच में वो पदार्थ जाकर के जम गया, तो मशीन खराब होएगी कि नहीं होएगी, तो मशीन खराब होएगी तो सांस लेने में तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी, तो सांस लेने में इसलिए दौड़ते हैं, तो दौड़ते हैं तो सांस भरेगा, कम भाग पाएगा, क्योंकि उसके फेफड़े उतनी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे जितना नॉर्मल व्यक्ति की फेफड़े काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जो रनिंग करते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके फेफड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि उनका जो सांस वाले प्रोग्राम है वो ज्यादा चलता रहता है, वो उसको ज्यादा काम में लेते रहते हैं, जिसके जितने ज्यादा काम में लोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। अगर अपन बाइक को ही देख लें, आपकी जो बाइक होती है उसकी आप सर्विस नहीं करवाओगे तो वो भी एवरेज कम देना स्टार्ट कर देती है, तो ये शरीर भी तो आपका कुछ ना कुछ एक मशीन ही तो है, अंदर मशीनी पुर्जे तो लगे हुए हैं अलग अलग, हैं, कोई इंजन है, कोई साइलेंसर है, कोई क्या है, कोई क्या है, यही है। और उसमें तेल के रूप में आप भोजन ग्रहण कर लेते हो, पानी ग्रहण कर लेते हो, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हो, उसके अंदर डीजल डाल देते हो, पेट्रोल डाल देते हो। आप लोग क्या करते हो, या तो भोजन ग्रहण करते हो, पानी ग्रहण करते हो, या ऑक्सीजन लेते हो, अलग अलग पोर्शन। भाई सिर्फ डीजल डालने से काम चलता है क्या, या पेट्रोल डालने से काम नहीं, ऑयल भी डालना पड़ता है, पड़ता है ना। तो ऐसे सिर्फ खाने से काम नहीं चलता, खाने के साथ साथ में फेफड़ों के लिए, तो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग चीजों, सिर्फ ऑयल से भी काम नहीं चलता, ग्रीस भी लगाना पड़ता है लुब्रिकेंट्स के रूप में, ठीक है। तो वो अपने भी मशीन है भैया, ये मानव के, ये भी क्या है, इन भगवान के द्वारा बनाई गई मशीन है, अरे इस मशीन की होड़ नहीं कर सकता कोई भी, नहीं कर सकता ना। अब आप सोच करके देखो, अगर देखा जाए आपके शरीर के अंदर कितना सिस्टम चल रहा है, कितने सा शरीर है, उससे कितना सिस्टम चल रहा है, ऑटोमेटिकली कितने तो जीवाणु आ रहे हैं, उनको नष्ट होने का सिस्टम चल रहा है, खाना आ रहा है, खाना पच रहा है, इधर से सांस ले रहे हैं, सांस निकल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने का अलग सिस्टम चल रहा है, सुन रहा हूँ सुनने का अलग सिस्टम चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ लिखने के लिए कि क्या लिखाऊंगा वो अलग सिस्टम चल रहा है, एक साथ कितने वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ से मेरे को चीटी खा गई तो पता लग गया अरे चीटी ने भी खाया है, तो कितनी भयंकर मशीन है क्या नहीं है। तो वो वाली बातें हैं सारी, ये लिख लिया गया, ये चेक किया था क्या एक बार, सही है ना, 2014 ही है, ठीक है। तो मैं इसको अलग से लिखा देता हूँ ना, मिटा दो इसको यहां से, ये लिख लिया गया है, लिख लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, भारत में सर्वप्रथम
नई दिल्ली में लागू किया गया, लागू किया गया। कब किया? 17 सितंबर 2014। प्रकाश जावड़ेकर, उस समय पे पर्यावरण मंत्री ये थे, प्रकाश जावड़ेकर। क्या थे? पर्यावरण मंत्री। इसमें क्या किया गया है? 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। कौन कौन से 8 प्रदूषक है? उसमें से एक तो है SPM 2.5, दूसरा है SPM 10, तीसरा है CO, चौथा है NOx, पांचवा है आपका अमोनिया NH3, छठवा है PB लेड, सीसा भी बोलते हैं इसी को ना। लेड के बाद कौन सा बच गया? SO2, और एक धरातलीय ओजोन। ठीक है, 0 से लेकर के 500 तक इसकी रेटिंग चलती है, स्केल जो चल रहता है ना इसका। 0 से 50, 50 से 100। शुरुआत के तो 50-50 के हैं, याद रखना है। तो देखो, शुरुआत के तो दो 50-50 के हैं, फिर 100-100 के चलेंगे 500 तक। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500। ठीक है, सबसे 0 से 50 वाला गुड है, 50 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब संतोषजनक। उसके बाद में थोड़ा सा नुकसानदेह मध्यम टाइप का, फिर बेकार, फिर ज्यादा बेकार, बहुत बेकार, पुअर, वेरी पुअर और सेवियर। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा सिस्टम है। समझ में आया ये? ठीक है, बाकी कल पढ़े। ठीक है।